एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले मैं रिकॉल करना चाहूँगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाली कर्व को। उसमें बच्चों हमने क्या देखा, जब एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का 140 क्रॉस करता है तो जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन वो कम होती चली जाती है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर कम हो रही है, इसका मीनिंग बच्चों वो न्यूक्लियस क्या हो रहा है, वो अनस्टेबल हो रहा है। इसका भी रीज़न आपको बताया गया था। जैसे ही किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वो हैवी, अगर हम हैवी न्यूक्लियस की बात करें, हैवी न्यूक्लियस के अंदर बच्चों ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे उतना उन प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। और अगर प्रोटॉन्स के बीच में जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उतना ही वो जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा बच्चों, अनस्टेबल। अब वो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है, जो कि हैवी न्यूक्लियस है, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ रेडिएशंस अपने आप इमिट करता रहता है। कौन सा एलिमेंट, जो हैवी न्यूक्लियस उस एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का जो हैवी न्यूक्लियस है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आप, ये उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो कुछ रेडिएशंस इमिट करते रहते हैं। और इसी प्रोसेस का नाम है बच्चों रेडियो एक्टिविटी। इसका नाम आपने 10th क्लास में भी सुना होगा जब हमने बात की थी न्यूक्लियर फ्यूजन की। उसमें बताया गया था कि न्यूक्लियर फ्यूजन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ साथ कुछ हार्मफुल रेडिएशंस भी इमिट होती हैं। और ये जो रेडिएशंस इमिट होती हैं तो इस प्रोसेस का नाम ही रेडियो एक्टिविटी है। तो रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस एंड सेल्फ डिसरप्टिव एक्टिविटी। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग बच्चों ऐसा अपने आप होगा। कैसा होगा, उस हैवी न्यूक्लियस से अपने आप को स्टेबल करने के लिए उस हैवी न्यूक्लियस में से जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो अपने आप इमिट होती हैं। सेल्फ डिसरप्टिव का मीनिंग होता है वो एलिमेंट अपने छोटे छोटे स्मॉल टुकड़ों में डिसइंटीग्रेट होता रहता है बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के। वो अपने आप डिसइंटीग्रेट होगा और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट बच्चों, हैवी एलिमेंट। वो एलिमेंट क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट होगा अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के। तो ये नेचुरल टेंडेंसी होती है हैवी न्यूक्लियस की और इस प्रोसेस का नेम है रेडियो एक्टिविटी। जो हैवी एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होगा उस हैवी एलिमेंट को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसी में ये रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इस फिनोमिनन को सबसे पहले डिस्कवर किया था फ्रेंच फिजिसिस्ट हेनरी बैकुरल ने इन 1896 के अंदर। नेचर के अंदर एट प्रेजेंट करीब 40 रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट हैं, या जो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है वो लगभग सारे ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर आते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे कैसे हैं बच्चों, अनस्टेबल हैं। वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऐसा करते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियम, थोरियम, एक्टिनियम, यूरेनियम, पोलोनियम, ये काफ़ी एग्जाम्पल हैं। ये सारे हैवी एलिमेंट हैं जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ रेडिएशंस इमिट करते रहते हैं अपने आप। डिसइंटीग्रेट का मीनिंग क्या बताया बच्चों, इसका मीनिंग अपने से टूट कर स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर बंट जाना। और ये हैवी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। जो रेडियो एक्टिविटी है बच्चों, इस पर किसी भी प्रकार की जो फिजिकल कंडीशंस है, जैसे टेम्परेचर है या प्रेशर्स है या किसी प्रकार की जो
केमिकल रिएक्शन है या किसी और फिजिकल फैक्टर का इस रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस पर कोई असर नहीं होता। इसके पीछे इसका जो रीजन है वो रीजन है हैवी न्यूक्लियस का अनस्टेबल होना। हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं और अपने आप को स्टेबल करने के लिए ही वो रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं। रेडियो एक्टिविटी को समझने के लिए बच्चों में एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए एक चौक का पीस है, इसको जब आप बोर्ड पर यूज करते हैं तो हम क्या देखते हैं बच्चों, इस चौक में से स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स पाउडर के रूप में नीचे गिर रहे हैं। इसको हम ये बोल सकते हैं कि चौक इज अ डिसइंटीग्रेटिंग। चौक क्या हो रहा है, चौक जो है वो अपने अपने से स्मॉल स्मॉल पीसेस के अंदर, पार्ट के अंदर डिसइंटीग्रेट हो रहा है। उसका क्या हो रहा है, क्षय। हिंदी के अंदर बच्चों आपने शब्द सुना होगा पतन होना, क्षय होना। इसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेट। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कुछ नया टेलीविजन है, नया मोबाइल फोन है, या कोई आयरन की ऑब्जेक्ट है, टाइम के साथ साथ क्या होगा, उसका भी डिसइंटीग्रेट होता रहेगा। जो जितने पार्टिकल से मिलकर बना वो आज बना है, टाइम के साथ साथ उसमें से पार्टिकल एक रेट से उसमें से पार्टिकल निकलते चले जाएंगे। वो जो एलिमेंट है या वो जो सबस्टांस है कोई भी, वो लगातार टाइम के साथ साथ डिसइंटीग्रेट होता रहता है। यहां हम चौक की बात कर रहे थे। चौक में से पाउडर के रूप में स्मॉल पार्टिकल्स निकल रहे हैं, इसको हम बोलेंगे चौक क्या हो रहा है, चौक का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। जब हम नया चौक लेके आए थे, मैंने माना उसके अंदर 15,000 नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स थे जिनसे मिलकर ये चौक बना हुआ था। जैसे मैंने इसको यूज करना शुरू कर दिया तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्टार्टिंग में थे, अब उतने पार्टिकल्स नहीं होंगे। वो जो पार्टिकल्स थे वो लगातार क्या होने शुरू हो जाएंगे बच्चों, कम होने शुरू हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे कि वो चौक डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो जो ये जो पाउडर है हम क्या बोल देंगे, ये चौक एक प्रकार से इन रेडिएशंस को, इन पार्टिकल्स को इमिट कर रहा है। यहां इस एग्जांपल में बच्चों और जो एक हैवी न्यूक्लियस है, इनमें क्या फर्क है। जो हैवी न्यूक्लियस है वो अपने आप रेडिएशंस इमिट करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, चौक को अपने हाथ से होल्ड करके उस पर एक्सटर्नल एजेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर जो रेडियोएक्टिविटी होती है वो हैवी न्यूक्लियस की ऐसी प्रॉपर्टी है जो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के होती है। रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को इन्वेस्टिगेट किया, इस कॉन्सेप्ट को, और क्या पाया कि किसी हैवी न्यूक्लियस के सैंपल में से जब रेडिएशंस इमिट होती हैं तो वो रेडिएशंस 3 टाइप की होती हैं। एक को नाम बोला गया अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। 3 प्रकार की रेडिएशंस इमिट होती है किसी भी हैवी न्यूक्लियस के सैंपल में से जब वो डिसइंटीग्रेट होता है। और क्या बताया गया कि ऐसी अल्फा रेज वो रेज थी जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम थी, उस रेज को बोला गया अल्फा रेज है। जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा रेज से ज्यादा पाएगी उनको बीटा रेज बोला गया। और गामा रेज वो रेज थी जिनकी पेनिट्रेट करने की पावर थी वो मैक्सिमम थी। अब जो पेनिट्रेट का मीनिंग क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। बच्चों हमने 2 प्रकार के ब्लॉक लिए। एक हमने यहां पर वुडन ब्लॉक लिया, लकड़ी का बना हुआ, गुटका बोल सकते हैं। एक ने यहां पर हमने आयरन का या किसी और एलिमेंट का बना हुआ हमने ब्लॉक लिया। दोनों पर हमने एक गन से बुलेट को फायर किया। और हम क्या पाएंगे बच्चों, वो जो बुलेट है वो इस वुडन ब्लॉक में थोड़ा अंदर तक जा पाएगी, बल्कि वही बुलेट इस आयरन में थोड़ा बहुत ही अंदर तक जा पाएगी। हो सकता है वो टकराकर बिल्कुल नीचे गिर जाए, वो बिल्कुल भी इस आयरन ब्लॉक के अंदर न घुस पाए। पर जो बुलेट थी वो इस वुडन ब्लॉक में अंदर तक जा सकती है। इसको हम ये बोल सकते हैं जो बुलेट की गोली है उसने क्या कर दिया, इस वुडन ब्लॉक को इस आयरन ब्लॉक से ज्यादा पेनिट्रेट कर दिया। ये ऐसे बोल सकते हैं जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी वो अंदर तक जा पाएगा, उसको हम जल्दी नहीं रोक सकते। लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर का मीनिंग होता है
हमने जिसको जल्दी रोक लिया। यहाँ पर आयरन ब्लॉक के केस में इस बुलेट की जो पेनिट्रेट करने की पावर है वो कम है और यहाँ ज़्यादा है। और रदरफोर्ड ने क्या पाया अपने इन्वेस्टिगेटिंग एक्सपेरिमेंट से कि जो अल्फा बीटा और गामा रेज में से गामा रेज की जो पेनिट्रेट करने की पावर है वो सबसे ज़्यादा है। अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज के नेचर को स्टडी करने के लिए कई प्रकार के अटेम्प्ट किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए। उनमें से एक हम कॉन्सेप्ट लेके यहाँ पर आए हैं। इस सेटअप के अंदर बच्चों एक लेड एलिमेंट का एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक में रेडियम एलिमेंट रखा हुआ है। रेडियम बच्चों एक हैवी न्यूक्लियस है, हैवी एलिमेंट का न्यूक्लियस है, जो कि एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जब हमने इसको रख दिया ये अपने आप डिसइंटीग्रेट होगा और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट के द्वारा। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। जैसे इस रेडियम एलिमेंट को रखा, जो एलिमेंट है वो अपने आप डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा और रेडिएशंस को इमिट करेगा। रदरफोर्ड ने बताया था कि अल्फा, बीटा और गामा 3 टाइप की जो रेज है वो इमिट करता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और क्या पाया गया, जो अल्फा रेज थी वो नेगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो रही हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट के अंदर पाया गया। और जो बीटा रेज के बारे में क्या पाया गया, बीटा रे जो थी वो पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट होती हुई पाएगी और गामा रेज का किसी प्रकार से कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, उन रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया। तो ये अल्फा रेज थी, ये बीटा रेज हैं, ये गामा रेज हैं। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों कि जो रेज अल्फा रेज नेगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हुई हैं उन पर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होगा और जो बीटा रेज पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हुई हैं उन पर ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होगा। और गामा रेज जो होंगी वो अनचार्ज्ड रेज हैं। इनकी और प्रॉपर्टीज बच्चों बुक में दे रखी हैं, वहां से इन रेज की प्रॉपर्टीज को आपने रीड आउट कर लेना है। अल्फा रेज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं बच्चों। ये वही अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये वही अल्फा रेज हैं जिनके बारे में हमने रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल के साथ। तो अल्फा पार्टिकल्स पर जो बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है एक प्रोटॉन का, उससे डबल चार्ज होता है और जो कि इक्वल है हीलियम न्यूक्लियस के। इसके अलावा जो एक अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है बच्चों हाइड्रोजन एटम के मास का रफली अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स होता है। और इन दोनों पॉइंट्स हम ये देख सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है वो एक हीलियम न्यूक्लियस से मैच कर रही है। इसका मीनिंग अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू एन हीलियम न्यूक्लियस। जो वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल्स की है बच्चों वो इस रेंज में लाई करती है। ये डिपेंड करता है कि कौन से सोर्स में से इमिट हो रही हैं। अल्फा पार्टिकल्स का मास ज़्यादा होने की वजह से जो इनकी पेनिट्रेट करने की पावर है वो काफ़ी कम होती है। ये बीटा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर का 1/100 टाइम होती है। इसके अलावा लार्ज मास और लार्ज वेलोसिटी है तो इसीलिए अल्फा पार्टिकल के पास लार्ज आयोनाइजिंग पावर होती है। इसका मीनिंग होता है आयंस प्रोड्यूस करना। ऑब्जर्व होने से पहले जो एक अल्फा पार्टिकल है वो करीब 20,000 आयंस इनके पेयर्स प्रोड्यूस कर सकता है। जो इनकी रेंज अल्फा पार्टिकल्स की होती है वो सोर्स पर डिपेंड करती है। रेंज का मतलब कितना दूर तक ये अल्फा पार्टिकल्स किसी मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं। तो किस मीडियम में ट्रैवल करेंगी उस मीडियम पर डिपेंड करता है और सोर्स पर जो इनको इमिट कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अल्फा पार्टिकल फोटोग्राफिक प्लेट को स्लाइटली अफेक्ट करती हैं। कुछ सर्टेन एलिमेंट सबस्टांस जैसे बेरियम, प्लेटिनो साइनेड है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, इन पर ये फ्लोरोसेंस का मतलब बच्चों हल्का सा प्रकाश या लाइट सेंसेशन क्रिएट करती हैं। अल्फा पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के द्वारा हम डिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। और जो मेटल की फॉइल्स हैं खास करके गोल्ड फॉइल में से जब ये अल्फा पार्टिकल्स पास होती हैं तो इनकी स्कैटरिंग हो जाती है। ये हमने रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने स्टडी किया था बच्चों। इसके अलावा अल्फा पार्टिकल्स हैं वो हमारी ह्यूमन बॉडी को बर्न भी कर सकती हैं और अगर हम इन अल्फा पार्टिकल्स को रोक दें
तो फ्री हीटिंग इफेक्ट पैदा करती हैं। तो इसी प्रकार बच्चों बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज आप बुक में से पढ़ लेंगे। एक एटम बच्चों ओवरऑल न्यूट्रल होता है, पर अगर किसी एटम पर ओवरऑल कुछ चार्ज हो तो हम उस एटम को बोल देते हैं आयन बोल देते हैं। कोई एटम जो स्टार्टिंग में न्यूट्रल था, अगर वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे तो उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अगर वही एटम कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो हम क्या बोलेंगे, उस एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। जब अल्फा पार्टिकल मूव करते हैं तो उनके रास्ते में कई प्रकार के एटम्स आते हैं, और उन एटम्स के चारों ओर, जो न्यूक्लियस के चारों ओर इन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इन अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब अल्फा पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं इन एटम्स के रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के साथ, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये इन इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से कर देंगे आयोनाइज कर देते हैं। अगर अल्फा पार्टिकल्स बार बार रास्ते में आने वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को आयोनाइज करेंगे तो जल्दी ही अपनी एनर्जी को ये लूज कर देते हैं। जब जल्दी इनकी एनर्जी लूज हो जाएगी तो ज़्यादा दूर तक ये पेनिट्रेट नहीं कर पाते। इसीलिए अल्फा पार्टिकल हैज़ लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर बट हैज़ हाई आयोनाइजेशन पावर। दूसरी ओर बच्चों अगर हम बीटा पार्टिकल्स की बात करें, जब बीटा पार्टिकल्स मूव करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं अपने रास्ते में आने वाले एटम्स के साथ, और हम जानते हैं बीटा पार्टिकल्स कैरी नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज अगर बीटा पार्टिकल्स पर है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच नहीं सकते, इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है। रिपल्सन फोर्स की वजह से बीटा पार्टिकल्स आसानी से इन इलेक्ट्रॉन्स को आयोनाइज नहीं कर पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स आसानी से आयोनाइज नहीं होंगे तो बीटा पार्टिकल्स अपनी एनर्जी धीरे धीरे लूज करेंगे और एक आगे ज़्यादा दूर तक ये पेनिट्रेट कर पाते हैं। इसीलिए जो बीटा पार्टिकल्स हैं बच्चों, जो उनकी पेनिट्रेट करने की पावर है वो अल्फा पार्टिकल्स से ज़्यादा होती है, और जो आयोनाइजिंग पावर होती है बीटा पार्टिकल्स की वो कम होती है अल्फा पार्टिकल से। वहीं अगर हम गामा पार्टिकल्स की बात करें तो हम जानते हैं गामा पार्टिकल्स कैरी नो चार्ज, दे कैरी जीरो चार्ज। जब कोलिजन होता है गामा पार्टिकल्स का किसी भी एटम्स के साथ, उनके इलेक्ट्रॉन के साथ, तो डायरेक्टली ही इनका कोलिजन हो पाएगा हेड ऑन कोलिजन, क्योंकि इन पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये उन एटम के इलेक्ट्रॉन्स पर ना तो अट्रैक्टिव ना ही रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर इनकी कोलिजन, ये इनका इंटरेक्शन कब होगा, जब ये दोनों बिल्कुल हेड ऑन कोलाइड करेंगे, और ऐसा अगर होगा तो गामा पार्टिकल्स जो होंगे जीरो चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को आयोनाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो गामा पार्टिकल्स हैं उनकी आयोनाइजिंग पावर सबसे कम होती है, पर ये अपनी एनर्जी आसानी से लूज नहीं करते क्योंकि इनका कोलिजन आसानी से नहीं होता। अगर कोलिजन आसानी से नहीं होगा तो इनकी एनर्जी लूज नहीं होगी और ये काफ़ी दूर तक पेनिट्रेट कर पाते हैं। इसीलिए गामा पार्टिकल्स हैज़ हाई पेनिट्रेटिंग पावर देन बीटा एंड अल्फा पार्टिकल्स। तो ये बच्चों ऑर्डर है पेनिट्रेट करने का। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है गामा पार्टिकल की, लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है अल्फा पार्टिकल की, और ये लेवल है, ये ऑर्डर है बच्चों आयोनाइजिंग पावर का। अल्फा पार्टिकल्स हैव हाई आयोनाइजिंग पावर देन बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, रेडियो एक्टिविटी एक प्रकार का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो कि किसी प्रकार के एक्सटर्नल फैक्टर, टेम्परेचर, प्रेशर या किसी केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ऐसा होना उसका एक लो ऑफ चांस पर डिपेंड करता है। इसका मीनिंग इस बात का अंदाज़ा प्रेडिक्ट करना, अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है, या हम ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से ये कोई पर्टिकुलर एटम है, वो गिवन टाइम इंटरवल के अंदर कौन सा एटम डिसइंटीग्रेट होगा। क्योंकि बच्चों एक एलिमेंट के अंदर तो बहुत सारे एटम्स हैं, उन एटम में से कौन सा एटम डिसइंटीग्रेट होने वाला है ऐसा हम नहीं बता सकते, ऐसा इम्पॉसिबल है। इसके अलावा बच्चों जब कोई एटम डिसइंटीग्रेट होता है तो उसमें से अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल ही इमिट होंगे। एक साथ
दो पार्टिकल्स इमिट नहीं हो सकते। बोथ ऑफ दीज पार्टिकल्स आर नेवर इमिटेड साइमल्टेनियसली। एक टाइम पर बच्चों एक एटम एक से ज़्यादा पार्टिकल इमिट नहीं करेगा। अगर एक एटम लगातार अल्फा पार्टिकल्स, एक एलिमेंट जो है हैवी न्यूक्लियस जो है, अगर वो लगातार अल्फा पार्टिकल्स इमिट कर रहा है तो वो एक टाइम पर एक अल्फा पार्टिकल ही इमिट करेगा। एक साथ वो दो अल्फा पार्टिकल भी इमिट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों लॉज में से थर्ड पॉइंट है, जब किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है और उसमें से मैंने माना वन अल्फा पार्टिकल इमिट हो गया किसी पर्टिकुलर टाइम में, अगर उस न्यूक्लियस में से, उस एटम के न्यूक्लियस में से अगर वन अल्फा पार्टिकल इमिट हो गया तो इसका मीनिंग इमिट होने के बाद उस एटम का जो मास नंबर है वो 4 यूनिट से और एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चों अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियस और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास या मास नंबर 4 होता है। और अगर उस अनस्टेबल न्यूक्लियस में से किसी एटम के 1 अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, निकल रहा है, तो ऑब्वियसली उसका मास नंबर 4 से कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा। उसी प्रकार बच्चों अगर हम बीटा पार्टिकल की बात करें, किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस में से अगर कोई 1 बीटा पार्टिकल अगर इमिट हो रहा है, बच्चों आपको बता दें जो बीटा पार्टिकल है वो इक्विवेलेंट होता है इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1 नेगेटिव यूनिट फंडामेंटल चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, और उतना ही चार्ज होगा 1 बीटा पार्टिकल पर। और अगर बीटा पार्टिकल इमिट होगा किसी भी एटम में से तो उसका मास नंबर जो है बच्चों वो रहेगा सेम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का या बीटा पार्टिकल का जो मास है वो नेग्लिजिबल होता है एक एटम के मास का। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन या एक बीटा पार्टिकल उस न्यूक्लियस में से निकल भी जाएगा तो उसका मास नंबर कुल मिलाकर सेम रहेगा, पर जो उसका एटॉमिक नंबर है वो 1 से बढ़ जाएगा। बच्चों इन्हीं लॉज में से हम 5th लॉ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है उसकी बात करते हैं, जिसको बोलेंगे रेडियो एक्टिव लॉ। इस पर जाने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। मैंने माना स्टार्टिंग में कोई हमारे पास हैवी एलिमेंट का सैंपल है, जैसे मानो यूरेनियम की बात कर लेते हैं। हमारे पास यूरेनियम एलिमेंट है, यूरेनियम एलिमेंट होगा तो उस एलिमेंट में यूरेनियम के लाखों हजारों करोड़ों एटम्स होंगे, और वो हम जानते हैं यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अनस्टेबल है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसमें से लगातार जो रेडिएशंस हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं, या वो अल्फा पार्टिकल बोलो, बीटा बोलो, गामा बोलो, इस सैंपल में से लगातार वो पार्टिकल्स इमिट होते रहेंगे। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में जितने एटम इस यूरेनियम के इस सैंपल में मौजूद थे अब उतने नहीं रहेंगे। टाइम के साथ साथ उन एटम्स की जो संख्या है जो बाकी रहेगी वो लगातार कम होती चले जाएंगे। तो इसका एक रेट बन गया, उसे बोलेंगे किस रेट से वो एटम, किस रेट से वो एलिमेंट डिसइंटीग्रेट हो रहा है, किस रेट से उसका क्षय हो रहा है। जैसे मैं बोल लेता हूं, मान लेते हैं इसको अपन रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इसका है 40 एटम्स या 40 पार्टिकल्स बोल देते हैं इसको अपन, या 40 एटम्स पर सेकंड। इसका मीनिंग बच्चों 1 सेकंड में से 40 यूरेनियम के एटम इसमें से डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। अगर किसी टाइम पर स्टार्टिंग में इसके सैंपल में 400 अगर मान लीजिए एटम मौजूद थे तो 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड में इसमें से 80 एटम्स निकल जाएंगे। तो कितने बच गए बच्चों, 320 एटम्स इसमें इस टाइम मौजूद होंगे। तो अब हम लॉ पर चलते हैं। नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड पर सेकंड, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स इस सैंपल में से डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इसका मीनिंग कितने फास्ट, किस दर से, किस स्पीड से या किस रेट से वो एलिमेंट डिसइंटीग्रेट हो रहा है, 1 सेकंड में कितने एटम उसमें से डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं।
वो किस पर डिपेंड करेगा, उस इंस्टेंट पर, उस सैंपल में कितने एटम मौजूद हैं उस पर डिपेंड करेगा। जैसे इस एग्जांपल की बात करते हैं, स्टार्टिंग में इस यूरेनियम के सैंपल में 400 एटम्स थे, उसका रेट क्या है, वो 40 के रेट से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, 2 सेकंड में 80 एटम्स डिसइंटीग्रेट हो गए, कितने बाकी हैं 320। तो अगर मैं इस इंस्टेंट की बात करूंगा, इस पल की बात करूंगा, तो जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, कितने एटम्स इस टाइम मौजूद हैं, और इस टाइम कितने मौजूद हैं 320। जो रेट है डिसइंटीग्रेशन का 40 वाला, ये रेट बच्चों इस 400 पर डिपेंड नहीं कर इस 320 पर डिपेंड करेगा। जो एन नोट है बच्चों, उसको हमने मान लिया टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0। बिल्कुल स्टार्टिंग में t बराबर 0 पर उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद थे किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के सैंपल में, उसको उनकी संख्या को हमने बोल दिया एन नोट। और एन है बच्चों किसी टाइम t पर कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं जिनका अभी डिके नहीं हुआ, जो है अनडिकेड हैं, जिनका अभी डिके होना बाकी है। जैसे पिछले एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एन नोट कितने बच्चों 400 है, और एन कितने हैं 320, और टाइम कितना है बच्चों 2 सेकंड, ठीक है। और आर है बच्चों यहाँ पर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कि 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स उस सैंपल में से डिके हो रहे हैं। और डीएन है वेरी स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स हैं जो डिके होंगे dt टाइम में। dt टाइम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट होंगे वो dn है। तो रेट होगा बच्चों रेट r इज इक्वल टू माइनस डी एन अपॉन में dt। यहाँ पर नेगेटिव साइन का मीनिंग है बच्चों कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। इनिशियली एन नोड थे और टाइम के साथ साथ कुछ एटम उसमें से निकल गए, तो बाकी कितने बच गए, फिर वो टी टाइम के बाद एन बच गए। तो हमेशा क्या होगा एन नोट ऑलवेज ग्रेटर देन एन। एन नोट नंबर ऑफ एटम्स है बच्चों स्टार्टिंग के अंदर, और एन नंबर ऑफ एटम्स हैं टी टाइम पर। और इस लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था बच्चों, जो रेट है डिसइंटीग्रेशन का आर वो किस पर डिपेंड करेगा, कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं एट इंस्टेंट, ठीक है। और रेट क्या बच्चों वो है माइनस डी एन अपॉन में डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितने एटम उस टाइम टी पर अब मौजूद हैं, कितने मौजूद हैं एन। तो ये है बच्चों लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इसका डेरिवेशन है बच्चों वो हम कल करेंगे। यहां तक आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से ध्यानपूर्वक स्टडी करना है।